Good morning, dear students. This is class 8 Social Studies, Part Geography, Chapter number 6 Manufacturing Industries. Dear students, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में पढ़ा था, आज फिर से इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे। आज हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में इसमें आज हम लोग समझेंगे। ओके, इस चैप्टर की शुरुआत एक एग्जाम्पल से होती है। लाइक दिस, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेड़ है। इस पेड़ से ये किस सेक्टर में आएगा? तो ये जो सेक्टर जो है वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर से उसके बाद ये किस में जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए, यानी कि सेकेंडरी में जाएगा। जब सेकेंडरी में जाएगा तो उसका प्रोसेस होगा, तो इससे क्या बनेंगे? पेपर बनेंगे। ओके, इतना तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है। Primary sectors is also known as the agriculture sectors, and secondary sector is also known as the manufacturing okay. So secondary activities are manufacturing, change raw materials into products or more value to people. मतलब जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत ही अच्छे काम करती हैं। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पेड़ है यानी जो ट्री है, इस ट्री से क्या बनाया गया? पेपर बनाया गया। ठीक है, तो इस पेपर कैसे बन गया? क्योंकि जब हमारे पास मशीन्स होंगी तभी तो हम बना सकते हैं। ओके, तो मोर वैल्यू उसकी हुई कि नहीं? एज यू हैव सीन द पावर ऑफ द चेंज इनटू द पेपर, मतलब आप जो पेपर जो देख रहे हैं, यानी कि इस पेड़ से जो हमें क्या मिला, जो इससे हम लोग मैन्युफैक्चर करके हमने क्या बनाया? इसका एक पेपर बनाया। ओके, चेंज इनटू द पेपर एंड पेपर इनटू द नोटबुक, यानी पेपर अब किस में चेंज हो गया? अब नोटबुक में हो गया। ओके, दिस रिप्रेजेंट टू स्टेज और टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, और ये सब किसके बदौलत हो पाया? ये मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही हो पाया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है। ओके, इंडस्ट्री क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ऑनरशिप। मतलब हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। हम उनको रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, और ऑनरशिप हम देखेंगे उसका मालिक कौन होता है, ये कैसे रन करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, तो ये सब किस में आती हैं? ये सब आती हैं रॉ मटेरियल्स के अंतर्गत आती हैं। ओके, तो रॉ मटेरियल्स। ओके डियर, तो हम रॉ मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इंडस्ट्रीज पे भी द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत क्या आती है। ओके, तो आपको बस यहाँ ध्यान देने की जरूरत बस ये है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल, ओके, प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स और देयर रॉ मटेरियल्स। मतलब जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनसे जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है, तो हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। लाइक फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत क्या है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर क्या आते हैं? यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। उनसे जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसे मार्केट में हम लोग क्या करते हैं? उसे बेच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हियर मिनरल। मिनरल मीन्स क्या होता है? खनिज। ओके, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ओके, मिनरल मीन्स क्या होता है? प्राइमरी। द प्राइमरी सेक्टर्स इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर्स। यू नो, मिनरल्स जो होगा वो किस सेक्टर में आएगा? वो प्राइमरी सेक्टर्स में आएगा। ओके, दैट यूज मिनरल ओर्स एंड देयर रॉ मटेरियल्स, यानी कि उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर्स में आएंगे। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, यानी इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होंगे? फीड अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि जो जो मिनरल्स जो मिलते हैं प्राइमरी के अंतर्गत वो दूसरे सेक्टर्स को क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं। ओके, लाइक आयरन मेड from iron ore is the product of the mineral based industries. Okay, this is used as raw material for the manufacture of a number of other products. Okay,
यानी क्या है कि जो मिनरल्स जो होते हैं वो प्राइमरी में आते हैं, अब प्राइमरी से किस में जाएंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए वो सेकेंडरी में जाएंगे। ओके, जब वो जब वो सेकेंडरी में जाएंगे तो उससे क्या बन सकते हैं, सच एज हैवी मशीनरी। ओके, उससे हैवी मशीन्स बन सकती हैं, बिल्डिंग्स बन सकती हैं, बिल्डिंग्स के मटेरियल्स बन सकते हैं, रेलवे कोचेस बन सकते हैं। ओके, अब हम लोग मरीन की बात करें तो मरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट फॉर द सी, यानी कि जो मरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज होती है वो प्रोडक्ट जो होती है वो सी और ओशियंस के लिए बनाती है एज अ रॉ मटेरियल। ओके, इंडस्ट्री प्रोसेसिंग द सी फूड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर द सम एग्जाम्पल, यानी कि जो मरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज होती है सी और ओशियंस जिनसे रॉ मटेरियल्स जो मिलते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर एक फिश ऑयल का एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, अब मैं यहाँ पे फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज़ को पढ़ाने से पहले आप इसको देख सकते हैं। तो आपको पता होगा जो जो बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, वो जंगलों में फॉरेस्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। तो जब फॉरेस्ट के अंदर पाए जाएंगे तो हमें वहाँ से क्या मिल सकते हैं, मेडिसिन मिल सकते हैं, फर्नीचर मिल सकते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए अदर पार्ट्स भी मिल सकते हैं। ओके, तो आपने जैसे देखा था कि जो पेड़ थे तो उस पेड़ से हमें क्या मिला था, नोट्सबुक। जो हमने पेपर बनाया था, पेपर से बाद में किसमें कन्वर्ट हुआ था, वो नोटबुक में हुआ था। ओके, द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स। ओके, हमें फॉरेस्ट से क्या मिलती है, रॉ मटेरियल्स मिलती है। ओके, उसके बाद जो रॉ मटेरियल मिलती है उसे हम लोग किसमें करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग उससे क्या करती है, उससे बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और उससे हम लोग मार्केट में देख सकते हैं। ओके, ये तो था किसका, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज हियर साइज। अब हम लोग साइज देखेंगे। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रीज की साइज कैसी होनी चाहिए, कितने बड़े पे होते हैं, कितने अमाउंट लगते हैं, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज हियर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब हम साइज के अकॉर्डिंग बांटेंगे। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट और द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। हम देखेंगे कि एक साइज के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं, पहला स्मॉल स्केल एंड दूसरा लार्ज स्केल। ओके, अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो हम देखेंगे उसके अंदर एम्प्लॉयड कितने होते हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितनी होती हैं, उसी तरह हम लार्ज स्केल के बारे में बात करेंगे। ओके, एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयज अ लार्ज वर्कफोर्स। आप जैसे जानते हैं कि अगर हम बड़े पैमाने की बात करें, लार्ज स्केल की बात करें, तो आप देखेंगे जो बड़े स्केल की जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे वर्कफोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। एंड इन्वॉल्व्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम यहाँ पर बड़े इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि जो बड़े वर्कफोर्स होंगे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, the iron and steel, automobile and shipbuilding industries are example of the large scale industries। अगर हम यहाँ पर large scale industries की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, अगर मैं इसके माध्यम से समझाऊँ तो आप समझेंगे कॉटेज एंड हाउस स्कूल एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर द टाइप ऑफ स्मॉल स्केल। ओके, इंडस्ट्री वेल प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड एंड बाय द आर्टिशियंस। मतलब क्या होता है, अगर स्मॉल स्केल की बात करें तो इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बाय हैंड होती है या तो बाय आर्टिशियंस के माध्यम से होती है, लाइक द बास्केट, okay, weaving, pottery and other handicrafts are example of the cottage industries। small scale industries use lesser amount of capital। मतलब इस जो इंडस्ट्रीज होती हैं यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, यहाँ पर जो अमाउंट जो लगता है वो क्या होता है, काफ़ी बहुत ही छोटे पैमाने पर होता है। ओके, और जो टेक्नोलॉजी होती है, अगर वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी इन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, द कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इनकी लेजर अमाउंट भी होती है, इनकी टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, अगर कंपेयर करें तो लार्ज स्केल से, तो इनकी जो होती है बहुत ही क्या होती है, कम होती है। ओके, एंड सेकेंड इज हियर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वैल्यूज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज जो बड़ी होती हैं वो प्रोड्यूस क्या करती हैं, लार्ज भी करती हैं और उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पैमाने पर होते हैं।
इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज द सुपीरियर इन द लार्ज स्केल, यानी कि अगर इनके टेक्नोलॉजी जो होते हैं यानी अमाउंट जो होते हैं वो एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल से क्या होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके तो लाइक यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सिल्क वेविंग एंड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब जो सिल्क होती है, वेविंग होती है, फूड प्रोसेसिंग होती है, वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आती हैं। लेकिन अगर बड़े पैमाने की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एन इंडस्ट्री ऑफ प्रोड्यूस और द लार्ज स्केल, मतलब अगर बड़े पैमाने पर हो रही एम्प्लॉयज़ यानी कि लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयज़ यानी कि आप उसमें काम करने वाले ज़्यादा हों और लार्ज वर्क फोर्स मतलब वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर काम होते हो एंड इन्वॉल्व द ह्यूज इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब अगर वहाँ पे बड़े पैमाने पे पैसे भी लग रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रही है, तो उसे हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके एंड नेक्स्ट इज हियर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हम देखेंगे कि ओनरशिप कौन है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द टू पार्ट्स लाइक द फर्स्ट इज public and second is private. Okay, on the basis of ownership, industries can be classified into the private sector, state owned, or public sector, joint sector and cooperative sectors. Okay, तो जो सेक्टर्स होते हैं यानी सेक्टर मीन्स होता है क्षेत्रक, हम इससे क्या कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पर, जैसे कि हम यहाँ पे समझ रहे हैं लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो नोन एज द ऑनरशिप, उसके खुद के मालिक होते हैं एंड पब्लिक सेक्टर इज आल्सो नोन एज द गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनकी मालिक कौन होते हैं, गवर्नमेंट होती है। लाइक जो सेक्टर यानी कि रेलवे सेक्टर उसके मालिक कौन होंगे, तो हमारी गवर्नमेंट होगी। अंडरस्टूड। और रिलायंस जो हुआ, टाटा हुआ, इनके खुद के क्या होते हैं, एक मालिक होते हैं। ओके तो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द प्राइवेट सेक्टर, स्टेट owned or public sector, joint sector and the cooperative sector. Okay, private sector industries are owned by the operated by the individual or ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसके या तो खुद के मालिक हो सकते हैं या एक समूह हो सकते हैं जो प्राइवेट को क्या करते हैं, उसको रन कराते हैं। ओके द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय द ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी क्या कर सकते हैं कि जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर इज आल्सो नोन एज द पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर होती है उसकी मालिक कौन होते हैं, हमारी गवर्नमेंट होती है। ओके तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेलवे होती हैं उसके मालिक कौन होंगे, हमारे गवर्नमेंट होगी। ओके तो अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एन इंडस्ट्री ऑन बाय द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी क्या हो सकता है, या तो व्यक्तिगत हो सकता है या तो उसके खुद के मालिक हो सकते हैं, तो उसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर के बोलेंगे। ओके इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री ऑन बाय द गवर्नमेंट, अगर एक इंडस्ट्री है जिसका रन कौन कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। ओके तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं लाइक ज्वाइंट सेक्टर क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, बहुत सारे सेक्टर्स हमारे देश में हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती है उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। ओके हमको इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, तब वो फैक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से रन कर पाएगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द लोकेशंस, ओके लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कैपिटल एंड मार्केट। ओके तो हम इसको एक एक पॉइंट करके समझते हैं कि अगर पावर हो, ठीक है, पावर हो, लैंड हो, ट्रांसपोर्ट हो, लेकिन मार्केट ना हो, तो क्या इंडस्ट्रीज चल पाएगी, नेवर, कभी नहीं चल पाएगी। मार्केट के बिना तो बहुत इंडस्ट्री क्या होगी, एकदम खराब सी हो जाएगी। ओके तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन इंडस्ट्रीज, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एंड देन लैंड, फिर इसके बाद वाटर, आफ्टर दैट लेबर, पावर, कैपिटल, देन ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट इज मार्केट। मार्केट अगर ना हो तो हम इंडस्ट्रीज को अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाएंगे। ओके सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया वाटर,
कैपिटल और मार्केट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाटर हमें क्यों ज़रूरी होती है इंडस्ट्रीज़ के लिए? इंडस्ट्रीज़ नीड वाटर फॉर कूलिंग मशीनरी। मतलब जो आप जानते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं। उस मशीन को ठंडे रखने के लिए, कूलिंग करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। एंड ड्रेनिंग आउट वेस्ट, यानी कि जो खराब पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एंड वेरियस अदर पर्पस, यानी कि और बहुत अलग तरीके से हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। यानी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो मशीन जो लगी होती हैं या ड्रेनिंग करने के लिए, यानी कि जो लाइक केमिकल बन रहे हैं तो केमिकल्स को बाहर निकालने के लिए, उसको ड्रेनेज करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होगी। तब हम लोग वाटर के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला तो पॉइंट, इंडस्ट्रीज़ के लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट इज़ मार्केट। Industry producing the perishable and goods are usually located near their representative the market, so that the products can reach the markets with minimum delay and or damage। मतलब जो मार्केट होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी करीब होना चाहिए। अगर इंडस्ट्रीज़ के करीब नहीं होंगे तो उन जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं? ओके, तो मार्केट होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड देन इज़ कैपिटल। एवरी इंडस्ट्री नीड कैपिटल। मतलब जो इतनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको कैपिटल, यानी कैपिटल में से पैसे बहुत बड़े पैमाने पर होने चाहिए। अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो पैसे भी क्या लगेंगे, लार्ज स्केल पे भी तो लगेंगे। एवरी इंडस्ट्रीज नीड कैपिटल फॉर परचेजिंग द मशीन्स। मतलब जो मशीन्स को खरीदने के लिए भाई पैसे तो लगेंगे ही। पावर एंड रॉ मटेरियल्स, यानी पावर भी चाहिए और रॉ मटेरियल भी चाहिए। एंड ऑल्सो फॉर द पेइंग द वेजेस फॉर द मीटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब क्या है, जो मार्केट से जो सामान जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए हमें पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो कैपिटल की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ओके, अब पीपल आर द विलिंग द इन्वेस्ट इंडस्ट्रीज। ओके, तो इंडस्ट्रीज में पैसे बहुत बड़े पैमाने पर लगते हैं, तभी इंडस्ट्रीज क्या होती है, रन कर सकती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशंस के बारे में पढ़ा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।